हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग चंद्र प्रकाश। आज की ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। कहते हैं ना कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आज जो ये वीडियो है, इसमें हम सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जो पेपर इससे पहले आ चुका है सीटेट का, उसके जितने भी पीवाईक्यू यानी वो पेपर पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को देखा जाएगा। इसमें सीडीपी भी हम लोग देखेंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान देखेंगे, मैथ देखेंगे और संस्कृत का पोर्शन भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम पास में है तो इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज ये वो पेपर का डिस्कस करेंगे सीटेट का, जो कि देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन करेंगे। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक यानी एक समावेशी की जो कक्षा है उसमें शिक्षक, ऑप्शन दे रखा है, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसका, ऑप्शन दूसरा दे रखा है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तीसरा दिया है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। देखिए, तो इसका जो सही ऑप्शन देखो, अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को कभी भी अलग अलग नहीं करना, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। देखो, तीसरा प्रतिस्पर्धा ने कंपटीशन कभी कराना नहीं बच्चे की भी, तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, बच्चों में कमियां कमियां निकालना, उनका सही कमियां नहीं निकालना है बच्चों में, और उनका नामीकरण तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। यानी हमको बताना है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। दूसरा दिया है, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना, तदनुसार चुनौतियों को पेशकश करना, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। नई अवधारणा को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं। इनमें से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं। तो पहला, उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल। दूसरा क्या है, गैर कौन सी, हाँ ठीक है, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इनमें से कौन कौन सा होगा। देखो, कभी बच्चे को कोई चीज़ याद करने के लिए नहीं कहना है, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वन थर्ड और वन सेकेंड और थर्ड, यानी तीनों सही हो, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा की अवधारणाबद्ध किया है। यानी भाषा को किस रूप में अवधारणाबद्ध किया है। तो पहला दिया है, भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। दूसरा दिया, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है, बिल्कुल भी नहीं। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, ये गलत है। भाषा जो होती है वो संज्ञान संबंधित होती है। चौथा ऑप्शन दिया है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम सुगम बनाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, ऑप्शन ने देखा, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं।
ऑप्शन बी दिया दिनचर्या और चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन डी उन्नत समाज भावनात्मक परस्परता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी होना चाहिए, यानी दिनचर्या और चरणों का सख्ती से पालन करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, यानी जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, इसमें से ऑप्शन को देखना है। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। दूसरा, अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलती हो जाएगा। तीसरा, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल भी ये गलत बात बोल रहा है, यानी इसमें भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी दिया है परिपक्वता जैसे कि कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधित है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए जो डैश है। तो इसमें से जो होगा क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कौन सी विधि का हमें प्रयोग करना है। तो इसमें दे रखा बेल और एक स्वर्ण प्रणाली का, आवृत्त संग्राहक संचरण उपकरण और स्पर्श तंत्र का, आवृत्त संग्राहक संचरण उपकरण और श्रवण तंत्र का। तो ऑप्शन डी देखा ब्रेल और एक स्पर्श प्रणाली, यही प्रणाली सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन इसका जो 4 होगा वो सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फिजा ने विश्लेषण किया कि उससे विषय जेड सीखने की तुलना में एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है स्मृति, संज्ञान, संज्ञानात्मक संघर्ष, आदि संज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आदि संज्ञान, मेटाकॉग्निशन, ये इसका होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक विरासत से मिलती है। दूसरा दिया है बुद्धि के सटीक रूप से मापा जा सकता है, सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। ऑप्शन सी दिया है बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, बुद्धि समय के साथ बदलती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा सही हो जाएगा। बुद्धि जो होती है वो समय के साथ साथ क्या होती है, बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया है? प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस विकल्प में सहमत होंगे? पहला ऑप्शन दिया है बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन दिया बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं, यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसे बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। और ऑप्शन डी दे रखा बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 देखो इसमें क्या है, एक अभिकथन दे रखा है। अभिकथन भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने की सुसाधित करता है। कारण इसका दे रखा है अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का
राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, यानी यहाँ ए भी गलत है, कथन भी गलत है और इसका कारण भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। पहला, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। ऑप्शन सी दिया, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो 4 ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। ऑप्शन बी दिया, देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए मानकीकृत करना बिल्कुल भी नहीं करना है। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया जबकि रूब्रिक एक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। एक अंतिम परीक्षा में जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बच्चे को जब भी कुछ पढ़ाना है, आकलन करना है, तो उसके पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए एक शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। ऑप्शन ए दिया है, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। ऑप्शन बी दिया, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन सी दिया, उन छात्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों के अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन डी दिया, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन देखें तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए सी। इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लेव वैगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। नंबर 1 दे रखा है, एक व्यक्तिगत क्रिया, एक एकीकृत प्रक्रिया, पर्यावरण को प्रभावी रूप में अपनाने की प्रक्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 देखेंगे, 16 में दिया है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना बिल्कुल भी गलत बात। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल गलत बात, कंपटीशन बिल्कुल नहीं कराना है। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात, हतोत्साहित नहीं करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। पहला क्या दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। देखो इसमें वो वाला आंसर होगा विश्वनाथ, जहाँ पर आपको सोचना पड़े, यानी आपको माइंड पे ज़्यादा फोकस करना पड़े। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 हो गया हमारा, 18 देखेंगे। ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें अब कथन दिया है कि 12 साल की अमाना
हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण दे रखा, जब छात्र असुरक्षित या चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों सही है और कथन भी सही है और इसका कारण भी, जो इसके व्याख्या का कारण दिया गया वो भी क्या है, इसका राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 19 दे रखा, जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेव वाइगोस्की डैश को डैश मानता है। इनमें से क्या आएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें आपको भरना है कि किसी का पर क्या आएगा। तो पहला क्या देखा, आत्म केंद्रित वाक्य या स्वनियमित में प्रभावी या निजी वाक्य संज्ञानात्मक या अपरिपक्वता का संकेत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे। आत्म केंद्रित वाक्य संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक्य और स्वविनियमित में प्रभावी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या देखा, हमें एक अपकथन दे रखा है, इसको हम लोग रीड करेंगे। इसमें दे रखा है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावी होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण इसका दे रखा है, लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनको सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल में जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है, उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहे, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करे। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो होगा उसको देख लेंगे। इसमें देखो एक हमें क्या दे रखा है, अपकथन दे रखा है, लोकेश एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण दे रखा है, यह समझाना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं, विनियमित सीखने की संसाधित कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक अध्यापन। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तित्व लक्षण जिनमें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, जो क्वेश्चन नंबर 24 होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, एक अपकथन दे रखा है, प्रत्येक बच्चे को प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोजने के अवसर मिलते हैं। कारण दिया, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले
खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए एक बहुविकल्पीय परीक्षण देना, विषय पर व्याख्यान देना, छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना, इस परियोजना सौंपने जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी याद याद रखना और प्रस्तुत करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण दिया है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षाओं में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28 देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया यह एक प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन बी दिया है यह बच्चों की दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी दिया है यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी डी भी देख लेंगे, यह बच्चों में नैतिक विकास के प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। तो चलिए बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 होगा इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। चलिए 29 नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को एक नई संकल्पना से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी। पहला देखा, विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना। दूसरी दे रखी है कि छात्र से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। छात्रों को ऑप्शन सी दिया, छात्रों को एक नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। ऑप्शन डी दिया है नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा